हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एक्सक्लूसिव एपिसोड। और आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में ना हम ऐसे क्लब के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद से मेरे को लगता है वो जॉन सीना को जो नेवर गिव अप वाला रुमाल होता है ना, वो नेवर गिव अप का जो फेज है ना, वो आई थिंक फ्रेज इसी क्लब के लिए है। क्योंकि भाई इस क्लब ने जो एफर्ट्स दिखाए हैं, जो इंटरेस्टिंग कंटेंट दे रहे हैं ना भाई, और आज हम इस एपिसोड में क्लब के बारे में बात करने वाले हैं, वो है यहाँ पर FC बार्सिलोना। क्योंकि भाई इस क्लब के अगर हम पिछले सीजन की कुछ बात करें ना, तो पिछले सीजन हम स्पोर्टिंग को तो तुम हटा दो, लेकिन इस क्लब ने जो हेडलाइंस बनाई हैं और जो मेजॉरिटी ऑफ द हेडलाइंस है वो इसके रिगार्डिंग है कि फाइनेंशियल कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। क्योंकि देखो, अगर हम एक बार नैरेटिव की बात करें, पर्सपेक्टिव की बात करें, अप्रोच की बात करें, इन तीनों ही चीज़ को एक मिनट के लिए साइड करें ना, तो अगर फैक्ट्स के या नंबर्स की बात करें तो ये क्लब अभी भी 1.3 बिलियन यूरोस के डेट में है, कर्जे में है। जो इनका वेज स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो नया रिवाइज स्ट्रक्चर है वो अभी तक ला लीगा की तरफ से अभी तक हमको सामने मिला नहीं है कि कितना सैलरी स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इनके लास्ट सैलरी नंबर्स की हम बात करें तो 144 मिलियन नेगेटिव में इन्होंने सैलरी खर्च कर दी, यानी कि टोटल जितना भी इनके पास रेवेन्यू था उसका 560 मिलियन यूरोस ये सिर्फ सैलरी में खर्च कर रहे थे। एकमात्र ऐसा क्लब था जिसके सैलरी के नंबर्स एक्चुअली में नेगेटिव में थे पूरे ला लीगा के उस अगर हम लिस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अजीब हो रहा था। और जिस सिंप्लीफाइड तरीके से मैं इन चीज़ों को समझ रहा था ना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं तुमको भी इस पूरी सिचुएशन को ना सिंप्लीफाइड तरीके से ही समझाऊं। क्योंकि ला लीगा के अगर तुम देखें ना तो उनका जो फाइनेंशियल फेयर प्ले सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर सिंप्लीफाइड मैं तुमको मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो एक क्लब शायद से 50 या फिर 60% से ज़्यादा अपनी सैलरी, अपना रेवेन्यू का सैलरी पे स्पेंड नहीं कर सकता। और जो कि हमने देखा कि बार्टोमो एरा में ये चीज़ बिल्कुल ही नेग्लेक्ट की गई थी। और ऑफ कोर्स हमको बार्सिलोना और ला लीगा के जो रिलेशंस हैं वो तो कहीं ना कहीं सबको पता ही है, सबके सामने है कि अच्छे तो है नहीं। इट वॉज दिस रिलेशन जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बार्सिलोना लियोनेल मेसी को रिन्यू नहीं कर पाया उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसको रख नहीं सकते थे वो यहाँ पर। और यहाँ पर लियोनेल मेसी को जाने देना पड़ा बार्सिलोना से। लेकिन अब वापस से उन तीन चीज़ों को, पर्सपेक्टिव, अप्रोच और नैरेटिव को अगर वापस से इस पूरे पिक्चर में लेके आए तो बार्सिलोना ने भाई तबाही मचा रखी है। मतलब फ्रैंक केसी को लिया है, क्रिस्टेंसन को लिया है, अभी एस्पिलिक्वेटा को साइन करने वाले हैं, यहाँ पर मार्कोस अलोंसो को साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फेरन टोरेस को जनवरी में लेके आए थे, ओबामेयांग को जनवरी में लेके आए थे, रफीनिया को 70 मिलियन में उठा लिया, जूल्स कुंडे को ये साइन करने वाले हैं और लेवेंडोव्स्की को साइन कर सकते हैं। और अगर ये भी कम पड़ रहा है तो ये बर्नार्डो सिल्वा की साइनिंग भी करने वाले हैं। मतलब देखो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक क्लब बहुत सारे प्लेयर्स से ट्रांसफर मार्केट में लिंक होता है, ठीक है। तो बार्सिलोना भी कोई एक मतलब कोई दूध एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई दूध का दुल्हा नहीं है। ये भी बहुत सारे प्लेयर से लिंक होता है और सबको पता है कि जितने सारे प्लेयर से आप लिंक होते हो उतने प्लेयर्स को आप एक्चुअली में साइन करते नहीं हो। लेकिन बार्सिलोना के साथ इस सीजन तो ऐसा लग रहा है साले जिसके साथ लिंक्ड होते हैं ना उसको उठा के ले आते हैं रफीनिया। और ऐसा नहीं है कि इनके लिए जो रोड होती है वो ईजी होती है। रफीनिया की डील में इन्होंने यहाँ पर चेल्सी को हराया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर लेवेंडोव्स्की की बात करें तो लेवेंडोव्स्की का तो खैर पैशन ही बार्सिलोना के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर PSG, चेल्सी, यूनाइटेड, पता नहीं किस किस को यहाँ पर हरा दिया उन्होंने। फेरन टोरेस के लिए भी इन्होंने काफ़ी जो कंपटीशन है उसको बीट किया था। तो बार्सिलोना कैसे, मतलब जो एक सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे दिमाग में आएगा, हमारे दिमाग में आता है, वो ये है कि कैसे कोई क्लब ऐसे फोकट पड़े में, जब इतना फाइनेंशियली कंडीशन उनकी ख़राब है, बिल्कुल गांड लगी पड़ी है, वो एक्चुअली में ट्रांसफर मार्केट में हुकुम के इक्के की तरह कैसे चल सकता है अपनी एक एक चाल। और यहाँ से लेके एंड ऑफ द वीडियो तक हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से, एक सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि बार्सिलोना आज के ट्रांसफर मार्केट में एक्चुअली में कर कैसे पा रही है। अब देखो, अगर सबसे पहले स्टेप की हम बात करें ना, तो जैसे मैं तुमको बताया कि बार्सिलोना में और ला लीगा में जो रिलेशन है ना काफ़ी अच्छे नहीं है। मतलब अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है। जेवियर तेवेस के हमने देखा है कि जेवियर तेवेस के जो कमेंट्स है वो हमेशा से बार्सिलोना के अगेंस्ट ही आए हैं, एंटी कमेंट रहे हैं। और क्योंकि जेवियर तेवेस जो ला लीगा के प्रेसिडेंट हैं उनके हाथ में ही सब रहता है। लेकिन अगर मैं तुमको सबसे पहले स्टेप की बात बताऊँ ना तो वो थोड़ा सा तुमको अनपॉपुलर लगेगा, लेकिन बार्सिलोना जो करने की कोशिश कर रही है ना उसका एक रीज़न ये भी है कि वो इनडायरेक्टली ला लीगा के सामने कह सकते हो कि एक फेवर का एक्सपेक्टेशन रख रही है कि वो ला लीगा से एक्सपेक्ट कर रही है कि एट द सेम टाइम जब हमारे बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं है, ला लीगा शायद से इस बार बार्सिलोना के लिए वो फेवर कर दे
जो कि वो लास्ट ईयर नहीं कर रहा था। और क्योंकि लास्ट ईयर की वजह से मेसी को जाना पड़ा, मेसी के जाने से ला लीगा का रेवेन्यू और नीचे गिर गया, तो शायद से येवर तेबस को इस बार अकल आ जाए। और येवर तेबस को दिखना भी चाहिए कि बार्सिलोना के पास पैसे हैं, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम है और इतने ज़्यादा एब्सर्ड और वियर्ड है, तो वो होप कर रहे हैं कि शायद से ला लीगा कुछ ना कुछ तो एक तरीके से उनके लिए फेवर कर ही दे। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें दूसरे स्टेप की, तो वो तो आई थिंक सबके सामने ही है, और वो हेडलाइंस है उनका किस तरीके से अपने क्लब को कुछ हिस्से को मॉर्टेज या फिर गिरवी रखना। अब यहाँ पर वो 3 स्टेप करते हैं। पहला इकोनॉमिक लेवर, जो कि वो इसको पॉपुलरली इकोनॉमिक लेवर बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर सेट है। लेकिन मैं तुमको एक चीज़ बताऊँ, मैं जितना इम्प्रेस्ड, जितना एक्साइटेड हूँ इस पूरे लेपोर्ता एडमिनिस्ट्रेटिव के हर एक मूव की तरीके से, एक्चुअली में क्लब का जो फाइनेंशियल कंडीशन की बात आती है ना, तो उनको 3 चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है, दैट इज अ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। और अगर हमें बार्सिलोना के, अगर लेपोर्ता एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पर अगर स्टेप की बात बताऊँ, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ना, एक्चुअली में थोड़ा सा अनपॉपुलर होगा, लेकिन लेपोर्ता लॉन्ग टर्म ज़्यादा सोच नहीं रहा है। और वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि जैसे हम इस नंबर्स की बात करेंगे। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक लेवर की बात करें, तो 10% ऑफ द टीवी राइट्स उन्होंने, ला लीगा की टीवी राइट्स यहाँ पर एक अमेरिकन कंपनी 6th स्ट्रीट को सेल कर दिए हैं, और उससे उन्होंने रेज किए लगभग 200 मिलियन यूरोज। और इसी नंबर की वजह से एक्चुअली में जो ये लॉस में जा रहे थे, इन्होंने यहाँ पर जुलाई 1 से पहले इसको डील को डन करा, और यहाँ पर जो अपना टारगेटेड नंबर्स होते हैं उसके चलते यहाँ पर बार्सिलोना फाइनेंशियल ईयर को थोड़ा सा प्रॉफिट में करा। यही एक रीज़न है कि क्यों यहाँ पर बार्सिलोना को लग रहा है कि 200 मिलियन के चलते हमको थोड़ा रूम मिल सकता है कि हम प्लेयर्स को सेल कर लें, और एक्चुअली में जो प्लेयर्स हम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं उनको यहाँ पर रजिस्टर कर चुके हैं। देखो प्री सीजन चल रहा है, तुम कैसी को टीम में देख सकते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि कैसी क्रिस्टेंसन साइन कर लिया है, लेकिन वो अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है, यानी कि वो ला लीगा की टीम में खेल नहीं सकते। दूसरा इकोनॉमिक लेवर जो आएगा वो आएगा यहाँ पर BLM का, बार्सिलोना लाइसेंसिंग एंड मर्चेंडाइज, और उसका लगभग 49.9% यहाँ पर बार्सिलोना सेल कर सकती है। एंड अगेन उसके चलते भी जितना पैसा वो रेज करेंगे, उससे होप करते हैं कि जो सिचुएशन होगी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। और इसका जो सबसे बड़ा टारगेट है ना, वो यहाँ पर ये है कि जो अभी 1:3 की सिचुएशन चल रही है, यानी कि बार्सिलोना 1 यूरो एक्चुअली में इन्वेस्ट कर सकती है 3 यूरो कमाने पे। यानी कि अगर मान के चलो कि मैं 30 यूरो कमा रहा हूँ, तो मैं उसमें से 10 यूरो एक्चुअली में स्पेंड कर सकता हूँ। इस सिचुएशन को एक्चुअली में टर्न कर सकते हैं 1:1 में, यानी कि अगर मैं 10 यूरो कमा रहा हूँ तो मैं 10 यूरो स्पेंड कर सकता हूँ। जितना मैं कमा रहा हूँ उतना ही मैं अपने स्क्वाड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और सेकेंड इकोनॉमिक लेवर का एक्चुअली में यही सबसे बड़ा टारगेट होगा। जो तीसरा इकोनॉमिक लेवर, अगर तीसरा जो हम बात करते हैं, अगर ऐसा ज़रूरत पड़ती है तो वो आएगा अनदर 15% सेल करेंगे वो टीवी राइट्स के। अब चाहे वो 6th स्ट्रीट की बात हो, चाहे वो किसी और कंपनी की बात हो, यहाँ पर अगेन वो बाकी के 15%, मतलब कुल मिलाकर जो टीवी राइट्स की बात हो रही है वो 25% सेल कर सकते हैं बार्सिलोना अपने इस ला लीगा टीवी राइट्स के चलते। और यही एक रीज़न है कि आई थिंक बार्सिलोना किस तरीके से पैसे जनरेट कर रही है एक बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि सबको पता था यार कि बार्सिलोना जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, जो अपने एसेट्स है जब उसको प्राइवेटाइज कर रही है, उसको फाइनेंशियली यूज़ कर रही है इकोनॉमिक लेवर्स की तरह, तो पैसा आएगा। लेकिन एक्चुअली में कितना वायबल है, क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको 200 मिलियन, जैसा मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि लॉन्ग टर्म शायद से कह सकते हैं कि लेपोर्ता के जो स्टेप्स हैं वो इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि देखो यार, अगर हम इकोनॉमिक लेवर 1 की बात करें और अगर सेकंड की बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि यार एक बार के हम मान के चल सकते हैं कि 600 मिलियन अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको एक साथ ही खर्च करने हैं। आपके पास 600 मिलियन है, अगर मैं अपनी कल को कोई एसेट है मेरे पास जिसकी वैल्यू 1 लाख मुझे मिल रही है, तो वो मेरा पैसा हो गया। दैट डजंट मीन कि मेरे को 1 लाख उसी के दिन खर्च करना है। लेकिन अगर हम पहले इकोनॉमिक लेवर की बात करें तो 200 मिलियन उनको मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर अप टू एक्सपेंडिचर की बात करें तो लेपोर्ता के या बार्सिलोना के रिपोर्ट्स की हम बात करें तो वो अप टू 200 मिलियन यूरो स्पेंड कर सकते हैं इस समर ट्रांसफर विंडो में। और ये उसी तरफ चल रहा है कि शायद से यहाँ पर जितना पैसा है वो सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी टीम को कॉम्पिटिशन में और चैंपियंस लीग के वापस से उस ग्लोरी पे रखने के लिए। अभी कितना अच्छा है कितना नहीं है ये तो अपने आप में एक डिबेटेबल है, जो कि कमेंट सेक्शन में होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा ये तो रहा, ठीक है आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपका पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज आप उसमें और क्या कर सकते हो। और उस पर तो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आप डायरेक्टली अपना वेज बिल कम कर दो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ना करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो तो यही है कि आप वेज बिल ही कम कर दो। और दूसरा कारण है कि आप जो प्लेयर यूज़ ही नहीं करना चाहते उसको ऑफलोड कर दो। अब देखो, अगर ऑफलोडिंग वाली लिस्ट की हम बात करें तो पहले फिलिपे कुटिन्यो था, एंटोन ग्रीजमैन था, लुक डियोंग को ये लेके आए थे, उसके बाद ब्रेथवेट है, उमतीती है, यहाँ पर नेटो है, और ऐसे तमाम प्लेयर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी एक तो प्लान्स पे नहीं है जावी के,
और उनको सेल भी करना है। मेम्फिस डिपाई भी लेटेस्ट नाम है जो कि यहाँ पर अब लिस्ट में ऐड हो रहा है और इनको सेल करना पड़ेगा। इससे दो कारण होंगे। सबसे पहले तो जो यहाँ पर सेल करेंगे उससे कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर फी आएगी। देखो यार, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उमतीती के लिए कोई अगर 15-20 मिलियन यूरोस भी देने के लिए तैयार होंगे ना, तो बार्सिलोना तो खुशी खुशी सेल कर देगी। आपको पैसा भी मिल रहा है और साइड बाय साइड ये जो डेड वुड है, यानी कि वो प्लेयर्स जो कि खेलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी लेकिन सैलरी भी एंजॉय कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी वेज बिल में भी कम करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, कम तो करना पड़ेगा आपको। वो -144 मिलियन यूरोस जो सैलरी के आपने एक्स्ट्रा जा रखे हो, आपको वापस कैसे ना कैसे करके तो आना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ होगी कि आपके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जो आपके क्लब के प्लान्स में है, आप उनसे कहो कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज करें और यहाँ पर उसको सैलरी कम कर दो। और इसका प्राइम एग्जांपल हम देख रहे हैं सर्जी रोबेतो के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात करें तो उसको भी रिड्यूस वेजेस में उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया है। उसके बाद अगर हम पीके की बात करें तो पीके पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है। जॉर्डी एल्बा, सर्जियो बुस्केट्स, ये सारे प्लेयर्स हैं। फ्रैंकी डियोंग, खैर फ्रैंकी डियोंग पे तो मैं अभी आपको एक्सक्लूसिवली बताऊंगा अभी। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उस्मान डेम्बेले की बात करें तो उस्मान डेम्बेले को तो फ्री एजेंट, फिर उसको रिड्यूस सैलरी पे उसको रिन्यू किया जा रहा है। तो साफ दिख पा रहा है कि बार्सिलोना जो नहीं चाहिए उसको निकालो और जो चाहिए उनको भी रखो, लेकिन उनको कम सैलरी पे रखो। और इसका सबसे एक्सक्लूसिव जो करंट सिनेरियो में सूट करता है वो आता है फ्रैंकी डियोंग। अब डियोंग के साथ सिचुएशन पता है क्या हो रही है? कोविड का टाइम था, बार्सिलोना ने कहा कि देखो यार बार्टोमो के स्कैंडल बाहर आए तो सबके सामने बाहर आया कि यार डियोंग यार तू अपनी सैलरी थोड़ी कम कर दे, बार्सिलोना को थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा। डियोंग ने कहा ठीक है, अभी कोविड के टाइम में तुमको ज़रूरत चाहिए तो मैं अपनी सैलरी को डिफॉल्ट कर देता हूँ। डिफॉल्ट मतलब उसने काटी नहीं, ख़त्म नहीं कर दी, उसने बस उसको पोस्टपोन कर दिया। यानी कि अगर उसको 10 मिलियन मिलने वाले तो उसने कहा कि ठीक है मैं बाद में ले लूँगा, अभी ठीक है, अभी तुम्हारी कंडीशन ख़राब है। वो नंबर एक्चुअली में 17 मिलियन यूरोज़ है। और अब कंडीशन ये है कि लेपोर्ता एक तीर से दो निशाने ये मार रहा है कि देखो, अब वो ये कह रहा है कि यार अगर तेरे को रुकना है, अगर तेरा इतना ही पैशन है तो तेरे को जो 17 मिलियन है ना उसको भूल जा और अपनी सैलरी को रिड्यूस कर ले। क्योंकि पॉइंट यहाँ पर ये है कि 17 मिलियन यूरोस तो बचे हुए हैं जो कि उधार है। नेक्स्ट सीजन ये एक्चुअली में 18 मिलियन यूरोस जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर की जो सैलरी होगी डियोंग की वो 18 मिलियन यूरोस है। और उसके नेक्स्ट सीजन की अगर हम सैलरी की बात करें तो वो 28 मिलियन यूरोस होगी। यानी कुल मिला के 90 मिलियन यूरोस लगभग डियोंग को अगले 4 साल 2026 तक देने पड़ेंगे बार्सिलोना को, अगर डियोंग स्टे करता है, जो कि लेपोर्ता बिल्कुल खिलाफ है। लेपोर्ता यही चीज़ करने की कोशिश कर रहा है कि डियोंग, उसको पता है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट मिडफील्डर है, लेकिन इसको रखेंगे तो इसको एक्चुअली में कम सैलरी में रखेंगे। और अगर हम इसको सेल कर देते हैं तो भी बार्सिलोना के लिए अच्छा है। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो यही एकमात्र प्लेयर है उन गिने चुने प्लेयर्स में से, शायद से मैं कहूँगा कि सिर्फ एकमात्र प्लेयर है जो कि 80 मिलियन के आसपास की ट्रांसफर फी बार्सिलोना को लाके देगा। और साथ ही साथ ये जो सैलरी वेज बिल है इसका बहुत बड़ा चंक यहाँ पर बार्सिलोना के हट जाएगा। एंड दिस इज द वन ऑफ द रीज़न कि क्यों इतने टाइम बाद भी जब हमको ये रीज़न मिल रहा है कि डियोंग जाना ही नहीं चाहता यूनाइटेड में, बार्सिलोना और यूनाइटेड के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन है वो वर्बल एग्रीमेंट है वो कब के ऑलरेडी एग्रीड हो चुके हैं। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अगर कंडीशन है, मतलब ये तो इफ एंड बट वाली होगी ना कि बार्सिलोना ट्राई कर रही है, अभी तक ये तो है नहीं कि सबको कर दिया हो, क्योंकि सबको कर दिया होता तो फिर तो हो गया था। तो एक्चुअली में प्लेयर्स बार्सिलोना के लिए साइन ही कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखो, बार्सिलोना बहुत लकी भी है एंड इट्स द बार्सिलोना बिकॉज इट्स बार्सिलोना। कहीं ना कहीं इसका आंसर अपने आप में, इसका क्वेश्चन का आंसर ही अपने आप में बार्सिलोना है। क्योंकि देखो, बार्टोमो के जो काम थे, अगर रिसेंट टाइम्स की हम बात करें तो बार्सिलोना काफ़ी मुसीबत से, काफ़ी गंदे उस टाइम फ्रेम से गुजरी है, काफ़ी ज़्यादा बैड। इट वॉज अ वेरी वेरी बैड ट्रिप। लेकिन बार्सिलोना का जो नाम था, जो बार्सिलोना का स्टेटस था, वो स्टिल वहीं है जहाँ पहले था। बार्सिलोना आज भी टेबल पे बहुत बड़ा नाम है। तो ये कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है कि कोई प्लेयर्स, अगर हम आज के टाइम की बात करें तो डिस्पाइट नोइंग कि बार्सिलोना इतने फसाद के जड़ों में फंसी हुई है, हर प्लेयर खेलना चाहता है बार्सिलोना के लिए। दे वांट टू प्ले फॉर देम। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी आती है लॉजिकली, अगर इसको मैं आपको अगर काउंटर करने की या फिर मैं आपको आर्ग्यूमेंट दूं कि ये साइन क्यों कर रहे हैं जब उनको पता है कि खेलेंगे नहीं। अगर क्रिस्टेंसन की बात करें, कैसी की बात करें, रफीनिया की बात करें, तो ये साइन कैसे करेंगे जब ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब ऐसे में अगेन यहाँ पर बार्सिलोना इफ और बट में। अब इसका आंसर मैं तुमको सही से क्लियर कट बताऊँ तो नहीं, कुछ नहीं है, दे कैन नॉट प्ले। लेकिन यहाँ पर दे आर साइनिंग बिकॉज बार्सिलोना उनको ये बिलीव करवा रही है कि हम जो स्टेप्स ले रहे हैं वो यहाँ पर अब से लेके ट्रांसफर विंडो के एंड तक तुमको रिजल्ट देंगे, वो कर देंगे इस चीज़ को।
ये होगा या नहीं होगा ये तो अपने आप में बहुत बड़ा डिबेट है, लेकिन वो इस चीज़ को दिलासा देने में सक्सेसफुल हो रहे हैं कि हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्सेसफुल होगा। एंड दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। जब मैंने तुमको पहला पॉइंट बताया था कि ला लीगा के जब रिवाइज सैलरी वो आएंगे, जब उनके आएंगे नंबर कि ठीक है आप बार्सिलोना के ये सैलरी के नंबर्स हैं और वो इनको साइन कर सकते हैं, तो वहाँ पर बार्सिलोना एक्सपेक्ट करती है कि ठीक है ला लीगा ने हमारे लिए फेवर रखा है और इन प्लेयर्स को हम यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन में देखो आप ज़्यादा ऊट-पट नहीं कर सकते। अगर आप सैलरी लिमिट में फिट नहीं आते तो आपके जो प्लेयर्स हैं जो सैलरी लिमिट से बाहर के हैं तो उसको वो रजिस्टर ही नहीं करेगा। दैट्स अ कंप्यूटर थिंग। उसमें कोई आदमी नहीं है जो कि मोहर लगा रहा है, इट्स जस्ट अ कंप्यूटर थिंग। कंप्यूटर उसको उसकी डेटा को एंट्री देगा ही नहीं, डेटा को एंट्री नहीं देगा तो रजिस्ट्रेशन मिलेगी ही नहीं। सेकंड चीज़ ये प्लेयर वेजेस, प्लेयर सैलरी। अगेन नेटो की हम बात करें, नेटो को बता दिया गया कि प्री सीजन में आने की जरूरत नहीं है। उमतीती को और कितने गंदे अक्षरों में कहा जाएगा मेरे को समझ में नहीं आता, बट उमतीती जाने को तैयार नहीं है। रेनेस का था बट रेनेस से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन टूट चुका है। फिलिपे कोटिनो को ये यहाँ पर ऑफलोड करने में सक्सेसफुल रहे, ग्रीजमैन को ऑफलोड करने में सक्सेसफुल रहे, लुक डियोंग को इन्होंने वापस से ऑफलोड कर दिया, आडामा ट्राओरे को उन्होंने वापस से भेज दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें ब्रेथवेट की, तो उसको ले भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सीजन, मतलब कुल मिला के जितने भी डेडवुड है बार्सिलोना हर एक कोशिश कर रही है कि ठीक है इनको यहाँ पर अपने वेज स्ट्रक्चर से, अपने क्लब से निकालते हैं। और साथ में प्राइवेटाइजेशन एक चीज़ ऐसी है जिससे पता था कि पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन उस तरीके से किसको खींचना है वो यहाँ पर बार्सिलोना ने कंजर्वेटिव की जगह एक्चुअली में एग्रेसिव चीज़ यहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट करी है। इसी के साथ अगर लास्ट चीज़ की हम बात करें ना जो कि इंटरेस्टिंग है, और वो इसलिए क्योंकि यार वियर्ड है बार्सिलोना के लिए ना, पता है इंप्रेसिव इसलिए भी क्योंकि लेपोर्ता जिस तरीके से डील्स को खींच रहा है ना, ये इंप्रेसिव इसलिए क्योंकि आप देखो एक होती है बुरी चीज़ कि आप ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल हो लेकिन आप पे फूटी कौड़ी नहीं है, और सबसे खराब चीज़ होती है कि सबको पता है कि आप ट्रांसफर मार्केट में अवेलेबल हो और आप पे फूटी कौड़ी नहीं है। ये चीज़ सबको पता है, इससे खराब चीज़ और कुछ नहीं हो सकती। और दिस इज द करंट सिनेरियो ऑफ बार्सिलोना। उस क्लब को पता है जिस क्लब का प्लेयर बार्सिलोना खींचना चाहती है, तो वो क्लब तो और जले पे नमक छिड़क के और नेगोशिएशन हार्ड करेगा। और कंसिडर द फैक्ट कि वो अगर वो प्लेयर है जिसको वो क्लब सेल नहीं करना चाहता, तो वो तो ट्राई करेगा कि बार्सिलोना के लिए वो हाई आस्किंग प्राइस रखते जिससे वो मीट ही ना कर पाए। सेकेंडली अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें ना, मान लो एक कंपनी XYZ है, उस कंपनी के पास अगर बार्सिलोना चाहती है कि देखो यार मैं अपनी आधी BLM के स्टूडियोज के स्टेक बेचना चाहता हूँ, तू बता कितने देगा। अब अगर उस कंपनी XYZ को पता है कि इसको पैसे की ज़रूरत है, ये ना साइन करना चाहता है और इसको अर्जेंट ज़रूरत है, तो वो उतना पैसे देगा ही नहीं जितने एक्चुअली में बार्सिलोना मांगेगी। और यहीं पर ही कहीं ना कहीं फंस जाती है बार्सिलोना कि एक्चुअली में जब वो प्राइवेटाइजेशन के जिस भी कंपनी के लिए जाएंगे तो उनको वो कभी वो वैल्यू मिलेगी ही नहीं जिस वैल्यू को एक्चुअली में वो टारगेट करते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई एक एसेट है जिसको मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपये है, और अगर ये पूरी दुनिया को पता है कि मेरे को 100 रुपये की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो कोई भी क्लब जिसके पास मैं जा रहा हूँ वो 100 रुपये देगा ही नहीं, वो 70 रुपये देगा या फिर 80 रुपये देगा। और स्टिल बार्सिलोना इतने एग्रेसिवली खेल रही है ट्रांसफर मार्केट में। दैट्स व्हाट मेक दिस लेपोर्ता एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग एट द सेम टाइम। बाकी जितना भी मैं इसको सिंप्लीफाइड तरीके से तुमको तुम्हारे सामने एक वीडियो में रख पाया, दिस वॉज द बेस्ट आई कुड डू। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑन बार्सिलोना। अगर आपको पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।